नमस्कार, स्वागत है आप सबका आदम के यूट्यूब चैनल पर। मैं अंशुमान झा स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार हिस्ट्री के एक नए सेशन में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि एनसीईआरटी की हमारी सीरीज चल रही है, जहां हम सब चैप्टर 2 को पढ़ रहे हैं, 12th क्लास के एनसीईआरटी को दूसरे चैप्टर को पढ़ रहे हैं। और दूसरे चैप्टर को पढ़ने के क्रम में वहाँ से जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं उसी एमसीक्यूज को लाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। तो आइए बिना देरी किए सेशन की शुरुआत करते हैं, जहाँ जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े हैं, जितने भी थियरी हम लोगों ने पढ़े हैं, उसको एक टेस्ट के माध्यम से समझिए, या फिर जिस तरीके से समझिए 20 एमसीक्यूज आपके समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं, आप इसका देखेंगे। डिटेल एनालिसिस मैं यहाँ नहीं दूंगा, क्योंकि इन सबको बहुत ही बृहद पैमाने पर बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने अपने लेक्चर में समझा रखा है। बस कुछ हिंट्स दूंगा और वहाँ से सारे एमसीक्यूज के आंसर बता दूंगा। आप जाना वीडियोज़ के माध्यम से, वीडियोज़ को मूव करना, वहाँ से आप जाना वीडियोज़ के पास, और वहाँ आप सबको इसके डिटेल एनालिसिस ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी। एक बार गो थ्रू करना चैनल के माध्यम से। देखिए, तीसरा सेट 3 होने वाला है जल्दी। आपको सेट 1 सेट 2 भी मिल गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप सबने उसको देखा भी होगा। यदि नहीं देखा है तो आज विजिट करें चैनल पर और वहाँ पहले सेट 1 सेट 2 को देखें, फिर ये सेट 3 को देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं सेशन को बिना ज़्यादा देर किए। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष आया, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था भाई? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? हम सबने पढ़ा कि मगध क्या है? एक महाजनपद है। क्या है भाई? महाजनपद है। क्या है? महाजनपद है। ध्यान रखेंगे, महाजनपद कितने थे भारत में उस समय? तो महाजनपद थे 16। कितने महाजनपद थे? 16 थे। 16 की जानकारी कहां से मिलती है? तो अंगुतर निकाय से मिलती है। अंगुतर निकाय एक पुस्तक है, वहां से मिलती है। और दूसरी भगवती सूत्र से मिलती है। कहां से मिलती है भाई? भगवती सूत्र से मिलती है। ध्यान रखेंगे, अंगुतर निकाय बौद्ध ग्रंथ है और भगवती सूत्र क्या है? एक जैन ग्रंथ है। इन्हीं दोनों में 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है। तो 16 महाजनपदों का विकास कैसे हुआ, ये क्लास के डिटेल में बताया गया है। मैं यहाँ ज्यादा डील नहीं करूंगा, ये बात ध्यान रखेंगे। यदि आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो एक बार आप कम से कम वीडियोज को गो थ्रू कर लो, वहां से आपको इस सारी चीजों की एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर एनालिसिस वहां की गई है, बहुत शानदार समझ में आएगा आपको। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था भाई? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। आप जब पढ़ोगे तो सेकेंड चैप्टर जो हम लोग का चल रहा है उसका नाम ही है 6th सेंचुरी BCE, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, वही महाजनपद काल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी नंबर हो जाएगा। आइए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सुमेल करना है, मिलाना है। एक है राजा, दूसरा है राज्य। प्रद्योत कहाँ के राजा हैं? उदयन कहाँ के राजा हैं? प्रसेनजित कहाँ है? और अजातशत्रु कहाँ है? मगध, वत्स, अवंती और कौशल। ध्यान रखेंगे, सबसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि जो याद हो फटाफट उसको फटाफट मिला लीजिए। सबसे आसान मैं बताता हूँ। प्रद्योत कहाँ के हैं? तो अवंती के हैं, ये आपको पता है। चंड प्रद्योत मैंने बता रखा है बहुत बार कि चंड प्रद्योत जो हैं वह अवंती के शासक हैं, जो जब पांडु रोग से ग्रसित हो रहे हैं तो बिंबिसार जीवक नाम के राजवैद्य को उनकी इलाज के लिए भेजता है। तो ध्यान रखेंगे, प्रद्योत कहाँ के हैं? अवंती के हैं, है ना। उदयन कहाँ का है? तो अजातशत्रु का पुत्र है, जो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करता है और उसको अपनी राजधानी के रूप में सिलेक्ट करता है। तो कहाँ का है? मगध का है। अजातशत्रु का पुत्र है तो कहाँ का है? मगध का है। ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ मिस्टाइप हो गया क्या? ध्यान दीजिएगा, ये उदयन नहीं होना चाहिए यहाँ पे, है ना, उदयन होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? उदयन। क्या होना चाहिए? उदयन। क्या होना चाहिए यहाँ पे? उदयन होना चाहिए। उदयन और उदयन में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए क्योंकि ध्यान दीजिएगा, उदयन जो है वह अजातशत्रु का पुत्र है, जो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करता है, उसको अपनी राजधानी बनाता है। लेकिन जो उदयन है यह वह व्यक्ति है जो वत्स राजा है, वत्स का राजा है, वत्स महाजनपद का राजा है, जिसका शादी चंड प्रद्योत की पुत्री से होता है। चंड प्रद्योत की पुत्री से होता है और अजातशत्रु की पुत्री से होता है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो उदयन वहां कहते हैं, उदयन का क्या हो जाएगा? वत्स का राजा है। ये कहाँ का राजा है? वत्स का राजा है। प्रसेनजित कहाँ के राजा है? तो कौशल के राजा है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, वहां के राजा कौन? प्रसेनजित। और अजातशत्रु कहाँ का है भाई? तो ये मगध का है। कहाँ का है? ये मगध का है। तो ध्यान मिला लो। 1 और 3 कहीं दिख रहा है क्या? 1 और 3, बस 1 और 3 तो एक ही तो दिख रहा है ये, बस। बाकी सब 1 का 1 दिख रहा है, 1 का 4 दिखा, 1 का 4 दिखा, ये ऑलरेडी कट गए। 1 का 3 प्रद्योत दिखा, अवंती, बस ये टिक कर देना है, ज्यादा दिखना ही नहीं है। B का 2, ठीक है। उदयन कहाँ के हो जाएंगे? वत्स के हो जाएंगे, ठीक है। C का 2, 1 मिनट, B का 2, ठीक है। C का 4, हाँ बहुत बढ़िया, प्रसेनजित, कौशल, ठीक है। और D का 1 अजातशत्रु, मगध। यानी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? C नंबर हो जाएगा, ठीक है। C नंबर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट नंबर हो जाएगा।
आगे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। देखिए ईरानी शासकों के बारे में जब पहला सेट आप देखोगे तो मैंने बता रखा है कि कैसे हकमनी वंश का स्थापना होता है वहां साइरस द्वितीय के द्वारा, और भारत पर पहला शासक बनता है जो अटैक करता है, लेकिन उसको सफलता हाथ नहीं लगती है। लेकिन पहला शासक जो भारत पर सफल आक्रमण करता है उसका नाम क्या है, डेरियस फर्स्ट है या फिर दारा प्रथम है। याद रखेंगे, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, नाम क्या था उसका, डेरियस था। क्या था नाम भाई, डेरियस था। क्या हो जाएगा उसका, डेरियस फर्स्ट हो जाएगा, डेरियस फर्स्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डेरियस फर्स्ट। इसी को दारा प्रथम भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, दारा प्रथम भी कहते हैं इसको। जो चौथा क्वेश्चन है हमारा वो कहता क्या है, ध्यान देंगे इस पर। चौथा क्वेश्चन आपके समक्ष है कि वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार, इसको बाबर नहीं करना है, इसको बार कर देना है ना, प्रथम बार रथमूसल। रथमूसल एक ऐसा यंत्र होता है, एक ऐसा रथ होता है जिसमें क्या होता है, गदा जैसा हथियार लगा होता है, उसको बोलते हैं रथमूसल। रथमूसल और महाशिलाकंटक। महाशिलाकंटक क्या होता है, एक ऐसा यंत्र होता है जो पत्थर फेंकने का काम करता है। जब आप क्लास की वीडियो देखोगे, थ्योरी वीडियो देखोगे इसका, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो हमने इन दोनों के पिक्चर्स वगैरह दिखा रखी हैं, दोनों को बहुत अच्छे से समझा भी रखा है, तो आपको इस चीज़ों के बारे में कंसेप्ट की क्लियरिटी होगी। यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर चैनल पर विजिट करें और वहाँ वो जाके वीडियो देखने की कोशिश करें। देखिए, नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। तो किसने किया था भाई, मैंने बताया था कि वज्जी संघ क्या था, एक गणराज्य था, और यहाँ पर अटैक करने से पहले जब प्लानिंग हो रही थी तो प्लानिंग में ये पता चला कि हराना मुश्किल है। क्यों, क्योंकि ये गणराज्य है, इसलिए फूट डालकर लड़ा जा सकता है, फूट डालकर आपसी मतभेद पैदा करके ही लड़ा जा सकता है, तभी जीता जा सकता है। इसलिए मैंने बता दिया पहले ही आपको कि फूट डालो भारत में सबसे पहले किसी शासक ने फूट डालो की नीति अपनाई तो कौन था, अजातशत्रु था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, अजातशत्रु। अजातशत्रु ही युद्ध में क्या करता है, रथ मूसल और महाशिलाकंटक जैसे हथियारों का यूज करता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अजातशत्रु। अजातशत्रु किस वंश से है भाई, तो अजातशत्रु हर्यंक वंश से है, और हर्यंक वंश का ये दूसरा शासक है। हर्यंक वंश में हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार को मारकर, यानी अपने पिता को मारकर गद्दी हासिल करता है अजातशत्रु, और इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा भी क्या हो जाता है, मारा जाता है। यानी इसका पुत्र जो उदयन है, ये उदयन क्या करता है, अपने पिता को मार देता है। इसको इसलिए इस हर्यंक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए नंबर हो जाएगा, अजातशत्रु। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष है कि भारत में सिक्कों या फिर मुद्रा का प्रचलन कब हुआ। भारत में सिक्कों या फिर मुद्रा का प्रचलन कब हुआ, ध्यान देंगे। अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईस्वी पूर्व में, 300 ईस्वी पूर्व में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 600 ईस्वी पूर्व में। 600 ईस्वी पूर्व में क्या होता है, महाजनपद काल का उदय, महाजनपद काल का उदय। और यही वो टाइम है जब क्या होता है, सिक्कों या फिर मुद्राओं का प्रचलन शुरू हो जाता है। ध्यान देने वाली बात है, हम सबने देखा कि 1000 BCE में 1000 BCE में लोहा मिल जाता है अतरंजी खेड़ा से। लोहा मिल जाने कारण वैदिक एज को 2 पार्ट में बांट दिया गया है। वैदिक युग को 2 भाग में बांट दिया गया है, पहला और दूसरा। पहला कौन था, ऋग्वैदिक एज, और दूसरा उत्तर वैदिक। दोनों के बीच में मिड लाइन कब बनती है, 1000 BCE की वह मिड लाइन बनती है। मैंने आपको बता रखा है पहले ही थियरी क्लास में ही कि क्यों मिड लाइन बनती है, क्योंकि इसी टाइम में 1000 BCE में यूपी के अतरंजी खेड़ा से, यूपी के अतरंजी खेड़ा से क्या मिल जाता है, लोहा मिल जाता है। लोहा मिल जाने कारण ये चीज़ें आसान हो गई। फिर से एक बार भारत में नगरीकरण की शुरुआत हुई सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, और वो काल किस नाम से जाना गया, महाजनपद काल या फिर द्वितीय नगरीय क्रांति के रूप में जाना गया। और यही वो समय है जब भारत में सिक्का और मुद्रा का प्रचलन क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 600 ईस्वी पूर्व हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6ठी सदी ईस्वी पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण क्या था। बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था भाई, तो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ये परफेक्ट आंसर है, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, परफेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बृहद पैमाने पर लोहे का उपयोग हो जाने के कारण क्या हुआ कि बड़े राज्यों का उदय हो पाया। बड़े राज्यों के उदय में सबसे बड़ा कारण क्या है, जंगलों की सफाई के लिए क्या चाहिए, लोहा चाहिए। लोहा मिल जाने के बाद जंगलों की सफाई में आसानी हो गई।
लड़ाई झगड़ों में जो हथियार मतलब हथियार जो बनते थे वो हथियार अब मजबूत हथियार बनने लगे, तलवारें मजबूत बनने लगी, लोहे से जो हथियार बनते थे वो मजबूत होने लगे, टिकाऊ होने लगे। इसलिए बड़े राज्यों का उदय हो पाया इसी टाइम पीरियड में, है ना। उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे के प्रयोग के कारण, ठीक है। और इसी उत्तर प्रदेश और बिहार में जो महाजनपदों का जन्म होता है, जिन महाजनपदों का उदय होता है, वह महाजनपद अपने टाइम में अपने 16 महाजनपदों के बीच में क्या रहे, सबसे श्रेष्ठ रहे, सबसे उत्तम रहे। इसी में बिहार में बिहार में उदित हुआ, बिहार में जिसका उदय हुआ एक महाजनपद जिसका नाम हम सब जानते हैं, कौन था, मगध। इसका नाम हम लोग पढ़ते भी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 7th नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। भाई किस शासक ने, जब आप शिशुनाग डायनेस्टी को जिस लेक्चर में मैंने बताया है, यदि आप लेक्चर को पूरा देखो तो आपको ये चीजें मैंने बहुत शानदार तरीके से बताई है कि किस शासक ने अवंती को जीता। अवंती जीत जाने के कारण अवंती के अंतर्गत ही वत्स था, तो वत्स को भी इनडायरेक्टली वो जीत चुका है, वत्स भी उस पर कब्जे में आ गया है। और वत्स यानी अवंती को जीतकर अपने क्षेत्र को, अपने राज्य विस्तार को मालवा तक विस्तृत कर देता है। मालवा है कहाँ भाई, तो मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश तक अपने राज्य को क्या करता है, विस्तृत कर देता है। ये शासक कौन है, तो ये शासक मतलब इसमें से क्या है, कौन सा है, नॉन अदर देन शिशुनाग। कौन हो जाएगा, ये शिशुनाग हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शिशुनाग। शिशुनाग कौन है भाई, तो शिशुनाग जो है वह शिशुनाग वंश का फाउंडर है। शिशुनाग वंश का क्या है, फाउंडर है, यानी संस्थापक है। ध्यान रखेंगे शिशुनाग ऐतिहासिक काल का पहला ऐसा शासक है जिसको शासक कौन बनाएगा, जनता बनाएगी। किसको हटाकर बनाएगी भाई, तो हर्यंक वंश के अंतिम शासक नागदशक को हटाकर जनता शिशुनाग का चयन करेगी। शिशुनाग वही है जिसने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से शिफ्ट करके कहाँ कर दिया था, वैशाली। पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली शिफ्ट कर दिया था, है ना। ज्यादा देर तक वैशाली रहेगा नहीं, क्योंकि इसी का पुत्र जब कालाशोक गद्दी पर बैठेगा तो अपनी राजधानी को पुनः कहाँ प्रतिष्ठित कर देगा, पाटलिपुत्र स्थित कर देगा। इसलिए करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया। तो याद रखेंगे काशी का विलय शिशुनाग ने मगध साम्राज्य में नहीं किया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, काशी हो जाएगा। काशी का जो विलय है वो शिशुनाग ने मगध में नहीं किया था। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है, ध्यान देने वाली बात है, सही नहीं है पर टिक करना है। पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वृहद्रथ ने की। किसने की थी भाई, वृहद्रथ ने की थी। किसने करी थी, वृहद्रथ ने करी थी। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जब मैंने बताया तो स्टार्टिंग में जब मैं मगध पे शासन करने वाले वंशों के नाम बता रहा था, उस समय मैंने नाम बताया था आपको कि पुराणों में, महाकाव्यों में जिक्र मिलता है कि मगध पर सबसे पहला वंश कौन स्थापित हुआ, वृहद्रथ वंश स्थापित हुआ, जिसके संस्थापक कौन थे, वृहद्रथ थे। उनका पुत्र जरासंध था, जो कृष्ण के आदेश पर, भगवान कृष्ण के इशारों पर भीम के द्वारा क्या हो जाता है, मारा जाता है। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हमको चुनना क्या है, गलत कथन चुनना है। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्व क्षत्रांतक क्षत्रियों का अंत करने वाला एवं इकराट की उपाधि धारण करी। बिल्कुल सही बात है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। गरीब रजिया राजगीर, पाटलिपुत्रा एवं वैशाली क्रमशः इनकी क्या रही, राजधानियां रही। ये भी बिल्कुल सही बात है ना। अब देखो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो गए और चुनना हमको सही नहीं है। तो पूछता है कि इनमें से, बताता है कि इनमें से कोई ऐसा है क्या कि कोई सही नहीं हो। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्योंकि बोला है कोई सही नहीं है चुनना है, ये सब सही है, अतः इनमें बोला है कि इनमें से कोई नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। आइए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन था भाई, तो नॉन अदर देन मगध। कौन था भाई, मगध था। सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था, मगध था। कौन था, मगध। याद रखेंगे मगध पर सबसे पहला वंश महाकाव्य और पुराणों के अनुसार वृहद्रथ वंश था, लेकिन यदि जैन और बौद्ध धर्मों को माने तो हर्यंक वंश था, जिसके संस्थापक कौन थे, बिंबिसार थे। ये बात अब ध्यान रखेंगे। डी नंबर हमारा आंसर क्या है, सही है। निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। भाई सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव कौन नहीं था, तो ध्यान रखना इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवा दिया। बिल्कुल सही बात है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। यह भी कथन सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। सिकंदर
अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, यह भी सही है। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये गलत स्टेटमेंट है। ये क्या हो जाएगा? गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। अतः हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी हमारा आंसर हो जाएगा। रियासत नहीं बनाया था भाई, है ना। भारत में ये प्रवेश ही कहा किया था बहुत बढ़िया से। भारत के तो किनारे पर ही पंजाब के क्षेत्र में पोरस से लड़ता है। उसके बाद इसकी सेना ब्यास नदी को क्रॉस करने से मना कर देती है और ये पुनः कहाँ लौट जाता है? मतलब अपने क्षेत्र, अपने राज्य की तरफ वापस लौटते क्रम में 323 बीसी में बेबीलोन में सिकंदर की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। भारत में इसने एक नगर बसाया जिसका नाम बाउकेफला था, जो उसके प्रिय घोड़े के नाम पर था। ये बात ध्यान रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है कि निम्नलिखित में से किसे सैन्य या फिर नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा गया है? किसे कहा गया है भाई? तो बिंबिसार को कहा गया। किसे कहा गया? बिंबिसार को। बिंबिसार ने भारत में सबसे पहली बार ऐसे प्रशासनिक तंत्र की स्थापना करी जो अस्थायी सैनिक रखता था। ये अस्थायी सैनिक रखने वाला भारत का शासक था, इसलिए इसको क्या कहा गया है? सैन्य कहा गया है ना। गलती से या लिखा गया है सैन्य, कुछ लोग इसको सोनिया पढ़ लेंगे। सैन्य क्या कहा गया है? सैन्य। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। बिंबिसार, बिंबिसार का एक और उपनाम है श्रेणिक, इसी का रूप है वो, सैनिक, सैन्य। ठीक है, श्रेणिक, सैन्य। ठीक है। बिंबिसार शासन कब से कब तक करता है? 544 से लेकर 492 बीसी तक शासन करता है। ये हर्यंक वंश का संस्थापक है। इसी के जीवन काल में, इसी के राजदरबार में जीवक नाम का एक वैद्य रहता है, जिसको यह अवंती के शासक चंड प्रद्योत की सेवा में भेजता है। जब वो पांडु रोग से ग्रसित है तो उनके इलाज में भेजता है, और इन्हीं जीवक को बाद में वो महात्मा बुद्ध की सेवा शुश्रूषा में भेजता है। तो जीवक भी एक इंपॉर्टेंट करियर है, एक कैरेक्टर है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो किसको कहा जाता है भाई? सैन्य, बिंबिसार को। अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? अजातशत्रु को कहा जाता है कुणिक। क्या कहा जाता है? कुणिक कहा जाता है। अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? कुणिक कहा जाता है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। बिंबिसार को मारकर अजातशत्रु क्या करता है? गद्दी अपना लेता है, और पुनः अजातशत्रु को मारकर उदयन गद्दी अपना लेता है। चूंकि ये दोनों लोग अपने अपने पिता की हत्या करते हैं, इसलिए इस वंश को, हर्यंक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेरियस फर्स्ट ने 516 बीसी में सिंध के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? कितना राजस्व प्राप्त होता था भाई? तो ध्यान देंगे, मैंने पहले ही बताया है आपको कि ईरान की तरफ से हकमनी वंश का शासक, हकमनी वंश का संस्थापक कौन है? तो साइरस द्वितीय है। कौन है भाई? साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय है। ये भारत पर अटैक तो करता है लेकिन सक्सेस हासिल नहीं होता है। भारत पर अटैक करता है लेकिन सक्सेस हासिल नहीं होता है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत पर अटैक करने वाला पहला विदेशी शासक कौन है, तो साइरस द्वितीय है, लेकिन ये असफल रहा था। ये बात भी ध्यान रखेंगे। लेकिन जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत पर सफल आक्रमण करने वाला पहला विदेशी आक्रांता कौन है, तो कौन हो जाएगा? वो डेरियस फर्स्ट हो जाएगा, जिसको दारा प्रथम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? दारा प्रथम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दारा प्रथम कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर दारा प्रथम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि साइरस द्वितीय हकमनी साम्राज्य का क्या है? संस्थापक है। किस साम्राज्य का संस्थापक है? हकमनी साम्राज्य का। हकमनी साम्राज्य का। तो मैंने बताया आपको जस्ट कि साइरस द्वितीय जो है भारत पर अटैक करने वाला पहला शासक तो है ही, पहला आक्रांता तो है ही, लेकिन ये अनसक्सेसफुल रहा था। इसको सक्सेस हाथ नहीं लगी थी। लेकिन यदि सक्सेस की बात करी जाए तो दारा प्रथम उसमें है। तो बताया कि कितना राजस्व प्राप्त होता है जब इसको 20वां क्षत्रपी बनाता है भारत के क्षेत्रों को, तो उसको 360 टैलेंट राजस्व प्राप्त होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 360 टैलेंट हो जाएगा। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। ये कुछ फैक्चुअल नॉलेज है जो आपको एग्जाम में कभी कभी किसी एग्जाम में ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है आपसे, तो उसके रिगार्डिंग मैंने आपको बता रखे हैं। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता है भाई? श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता है महाजनपद काल में? मैं जब थर्ड चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें श्रेणी, जिसको गिल्ड बोलते हैं, इनको बहुत व्यापक तरीके से पढ़ना है एनसीईआरटी में, तो वहाँ इन बातों को हम डिटेल में चर्चा करेंगे जैसा कि आपको पता है। तो पता है कि यहाँ के महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालकों को क्या कहा जाता था? तो याद रखेंगे, क्या कहा जाता था? श्रेष्ठीन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? श्रेष्ठीन कहा जाता था। याद रखिए, ये फैक्चुअल कुछ क्वेश्चन से आपको याद रखने होंगे कि हाँ भाई श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो श्रेष्ठीन कहा जाता था। याद रखना है आपको। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गृहपति, देखिए ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन आपको मतलब पढ़ते टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने होंगे इस पे, ये कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन ही बन जाते हैं। तो गृहपति का अर्थ क्या है भाई? गृहपति का अर्थ है धनी किसान। कैसा किसान भाई? धनी किसान। कैसा किसान? धनी किसान। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। ये हो जाएगा ए नंबर आंसर। ठीक है, यहां देखो, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ये स्टेटमेंट मैंने पहले ही बोल रखा है, ये स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, यूपी पीसीएस या फिर एमपी पीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो ये किसी पीसीएस ने पूछा है, क्योंकि इतना शानदार जो लैंग्वेज लिखने का तरीका आप देख रहे हो, ये पीसीएस का ही हो सकता है ना। ये क्वेश्चन बाकायदा है, मैं गेस नहीं कर रहा, ये क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो देखना है यहाँ पे कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो याद रखेंगे वो कौन हो जाएगा? अजातशत्रु हो जाएगा। अजातशत्रु अपने पिता यानी बिंबिसार की हत्या करता है शासक बनने के लिए, इसको निपटा देता है और इसी कारणवश इसके पुत्र जिसका नाम उदयन है वह किसका कत्ल कर देता है? अजातशत्रु का कत्ल कर देता है। इस प्रकार ये इकलौता ऐसा शासक है, मतलब एक ऐसा शासक है ये अजातशत्रु, जो अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर तो बैठता है, लेकिन उसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा क्या हो जाता है? मारा जाता है। करेक्ट आंसर अजातशत्रु हो जाएगा, यानी यहाँ हमारा बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अजातशत्रु किस वंश से है? हर्यंक वंश से है। इसका उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम कुणिक है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये बुद्ध के समकालीन है। इसी के समय में, अजातशत्रु के समय में ही राजगृह में सबसे पहली बार प्रथम बौद्ध संगति की क्या हो जाती है? आयोजन की जाती है, जहाँ सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया जाता है। और सूत पिटक का संकलन आनंद के द्वारा और विनय पिटक का संकलन उपाली के द्वारा किया जाता है। बी नंबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में है दिया गया है महाजनपद और दूसरे में दिया गया है राजधानी। देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन बने तो पहले देख लीजिए डिफरेंस कहाँ जाता है। पहला ही डिफरेंस है, देखो A4 3। पहले ए को पकड़ो। पहले कुरु की राजधानी कहाँ? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कहाँ भाई? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। 1 का 4 कहीं है क्या? अच्छा, 1 का 4, यानी ए नंबर भी गलत हो गया और सी नंबर भी क्या हो गया? खत्म। अब दो ही कुछ हो सकता है, दोनों में डिफरेंस देखो कहाँ आ जा रहा है। A4 से में बी में 3 2 है ना। बी यदि देख लिया जाए, चेक कर लिया जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पांचाल की राजधानी कहाँ है? पंचाल की अहिछत्र। कहाँ होती है भाई? पंचाल की अहिछत्र होती है। कहाँ होती है? पंचाल की राजधानी कहाँ थी? अहिछत्र थी। देख लो, 2 का 3 कहीं दिया है क्या? बी का 3, बी का 3। अच्छा, यानी बी नंबर हमारा आंसर क्या है? सही है। बी नंबर आंसर क्या है? सही है। और ये डी नंबर जो ये कट गया, इसका बेचारा का कट गया। देखो कैसे कट गया, देखना। कोसल की राजधानी कहाँ हो जाएगी? साकेत हो जाएगी, या फिर इसी को श्रावस्ती बोलते हैं। वत्स कहाँ हो जाएगी? कौशाम्बी। मिला लो, बी का 3 हो गया, सी का 1 कोसल की साकेत, ठीक है, और डी का 2 वत्स की कौशाम्बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। यदि इनमें से ऐसा पहले पिक करो कि डिफरेंस कहाँ दिख रहा है, जो डिफरेंस दिख रहा है वहाँ एक मिला लो और फट से टिक करो। ज़्यादा समय देना नहीं होता है ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में यदि आप मिलाने लगोगे, पहले टिक करोगे फिर मिलाना शुरू करोगे, समय ज़्यादा निकल जाएगा। एग्जाम हॉल में आपके पास उतना समय होता नहीं है। इसी को ध्यान रखते हुए फिलहाल डिफरेंस पहचानो कि किस ऑप्शन में दिक्कत है। देखो यहाँ 1 था, 4 था, 3 था, 4 था, यानी 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या रहता? जो कहीं मैच नहीं कर रहा है। कोई ऐसा नहीं था जब कहीं कम से कम 2 मैच कर ही जा रहे थे आपस में, इसी के लिए हमने ए को ट्राई किया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या निकल कर आया है? यहाँ से बी निकल कर आया। 18 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष है। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है भाई? निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है? तो ध्यान रखिएगा, गिरिब्रज तो पहली राजधानी थी इसकी, जिसको राजगिरी बोलते हैं। पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बन गई बाद में, लेकिन कौशाम्बी कभी उसकी राजधानी नहीं रही है। और तो हमारा डी नंबर का हो जाएगा, कौशाम्बी हो जाएगा। कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी, है ना। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। और इसी वत्स में एक शासक हुए जिसका नाम क्या था? उदयन। क्या नाम था इसका? उदयन। याद रखेंगे, उदयन ही है जो जिसकी शादी चंद्र प्रद्योत के पुत्री से होता है और अजातशत्रु के पुत्री से भी होता है। जब दोनों में चंद्र प्रद्योत और अवंती शासक चंद्र प्रद्योत और अजातशत्रु के बीच में जब अनबन चल रही है, तो दोनों के बीच में मध्यस्थता कौन करता है? ये उदयन करता है। फिर बाद में दोनों क्या हो जाते हैं? मित्र हो जाते हैं। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन। हाइडेस्पिस या बितस्ता, जिसको झेलम कहा जाता है, ये नदी का नाम है,
वितस्ता जो है ना, ये झेलम नदी का पुराना नाम है। किस नदी का पुराना नाम है भाई? झेलम नदी का पुराना नाम है। का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासकों के बीच हुआ था? किन शासकों के बीच हुआ था भाई? मैंने बताया था, हाइडेस्पीस का युद्ध, इसी को वितस्ता का युद्ध भी बोलते हैं, या झेलम का युद्ध, झेलम का युद्ध। ये किसके बीच हुआ था? तो पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। सिकंदर जब अपने विश्व विजेता बनने की मुहिम में भारत की तरफ बढ़ता है, तो भारत में सबसे पहला उसका सामना, जो लड़ाई होती है, वो किससे होती है भाई? तो सिकंदर से और पोरस से होती है। किसमें होती है? पोरस। पंजाब के शासक हैं पोरस, जो बहुत बहादुर शासक हैं। युद्ध में भले ही पोरस की हार हो जाती है इतिहासकारों के मुताबिक, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि पोरस की बहादुरी को देखते हुए सिकंदर उसको राज्य वापस लौटा देता है। खैर, इस बात में कितनी सच्चाई है कि पोरस की हार होती है तब राज्य वापस लौटा देता है या फिर क्या, इससे हमारी कोई बहस नहीं है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम लोग को जैसा इतिहास पढ़ाया गया है, जैसे इतिहास में बताया गया है, उसी के अकॉर्डिंग फिलहाल जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना भी है कि भाई देखो कि सिकंदर और पोरस के बीच में एक युद्ध होता है जिसका नाम है वितस्ता का युद्ध या फिर हाइडेस्पीस का युद्ध। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए नंबर हो जाएगा। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक युद्ध होता है जो 305 बीसी में होता है, जहाँ सेल्यूकस निकेटर की हार होती है और सेल्यूकस निकेटर उसके एवज में 4 प्रांत, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान नाम का प्रांत किसको दे देता है? चंद्रगुप्त मौर्य को देता है। साथ ही मैत्री जब हो जाती है दोनों के बीच में, तो 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य की तरफ से उपहार में दिए जाते हैं और सेल्यूकस निकेटर को अपनी पुत्री, सेल्यूकस निकेटर द्वारा अपनी पुत्री की विवाह किससे कर दी जाती है? चंद्रगुप्त मौर्य से कर जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाती है। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था? कार्नेलिया था, जिसको हेलेना के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त और घनानंद के बीच का युद्ध होता है, इसमें नंद वंश का नाश हो जाता है, नंद वंश का खत्म हो जाता है और भारत में पहली बार एक विस्तृत साम्राज्य की नींव जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा रखी जाती है, जिसको मौर्य वंश कहा गया है ना। सिकंदर और आंभी के बीच में युद्ध होता ही नहीं है, आंभी तुरंत सरेंडर कर देता है सिकंदर को। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए नंबर हो जाएगा। सिकंदर का आक्रमण कब होता है? 326 बीसी में। सिकंदर कहाँ का था? ये बात भी ध्यान रखेंगे। मैसिडोनिया का शासक था, मकदुनिया का शासन था। इसके गुरु का नाम अरस्तु था, पिता का नाम फिलिप था। ये बात भी ध्यान रखेंगे। सिकंदर ने ही अपने प्रिय घोड़ा बाऊकेफला के नाम पर भारत में एक नगर बसाया जिसका नाम था बाऊकेफला। ये सारे फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखने हैं धीरे धीरे। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में शासक है, सूची 2 में वंश है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। मैंने जस्ट बताया कि जहां भी देख लो मैच नहीं कर, ये चारों मैच कर रहे हैं, इसमें नहीं देखना है। इसमें 2 मैच कर रहे हैं, इसमें भी 2 मैच कर रहे हैं, इसमें भी 2 मैच कर रहे हैं। आओ इसी को देखते हैं। बी नंबर को टारगेट करो। बी पर क्या है? कालाशोक है। कालाशोक किस वंश का है भाई? शिशुनाग वंश का है। बी का 2 कहाँ गया? यानी ये दोनों खत्म है ना, यानी सी और डी क्या हो गए? खत्म। ये तो हो ही नहीं सकते। अब या तो ए होगा या फिर बी होगा। दोनों में डिफरेंस कहाँ है? सी नंबर पे डिफरेंस है। महापद्म नंद किस वंश का है भाई? नंद वंश का है। महापद्म नंद किस वंश का है? नंद वंश का। सी का 4 कहाँ है? सी का 4 यहाँ, यानी बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार इसको मिला लेते हैं। बिंबिसार किस वंश का? हरियंक वंश का। कालाशोक शिशुनाग वंश का। महापद्म नंद नंद वंश का। और बिंदुसार मौर्य वंश का। बिंदुसार कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है और अशोक का पिता है। एक महान शासक का पुत्र और महानतम शासक का पिता होने का गर्व किसको प्राप्त है? बिंदुसार को प्राप्त है। तो बिंदुसार किस वंश का शासक है? मौर्य वंश का शासक है। बिंबिसार नहीं बोल रहा हूं, बिंबिसार हर्यक वंश से है, जबकि बिंदुसार मौर्य वंश से है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी नंबर क्या है? सही है। ए नंबर भी कट गया, ए का भी कट गया यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। इतने सारे क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आज के सेशन के लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि 20 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इनके विस्तृत एक्सप्लेनेशन के लिए आप जरूर आरंभ के चैनल पर जाएं और वहां क्लास चैप्टर 2 के लिए जो वीडियोस बने हुए हैं, जो लाइव सेशन हुए हैं, उनको देखें और अपनी कंसेप्ट को क्लियर करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।